Hello everyone, welcome back to the Pathshala by Supreet Samija. Join me on Telegram, the Pathshala, for all the updates, free materials, important links and new classes. Also, do not forget to subscribe to the channel अगर आपको वीडियो से मदद मिली हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा for the free study material and important content. And also, do not forget to join me on Unacademy for all live classes, PDFs, quizzes and updates. फिलहाल मैं रैंक 1 एजुकेटर हूँ एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में पॉलिटिकल साइंस पे अनअकैडमी पे. लेट्स क्विकली ज्वाइन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो. हाय गाइस, अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है तो मैं आज आपको बता दूं कि मैंने लास्ट मंडे, दैट मीन्स इस जो हमारा वीक अभी चल रहा है इसके मंडे को ऑन द 5th ऑफ अप्रैल 2021 मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक मॉक टेस्ट फुल लेंथ अपलोड किया था, जिसकी आंसर की भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ही दी थी. एंड उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगी, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप यहाँ से देख सकें. ये मॉक टेस्ट टारगेटेड है स्पेसिफिकली एनटीए यूजीसी नेट इन पॉलिटिकल साइंस मई 2021 के लिए. मेरा टेलीग्राम चैनल है द पाठशाला बाय सुप्रीत हमीजा. आई एम श्योर आपने इंट्रो में ऑलरेडी सुन लिया है ये सब. मेरे नए कोर्सेज का डिस्काउंट कोड भी आपको पता है. यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा. स्टार्ट करते हैं. मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उससे. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, टोटल मार्क्स 200 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. जो आप टाइम ले सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए 2 घंटे हैं. आंसर की मैंने उसी दिन शाम को प्रोवाइड कर दी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पे. बिल्कुल इसी प्रकार जब तक एग्जाम नहीं होता, हर मंडे, every Monday I will be uploading a question paper and then I'll be uploading the answer की उसी शाम को. Let's start with question number 1. सिस्टम थ्योरी को उसके क्रिटिसिज्म करा जाता है कि वो स्टेटस को में विश्वास रखती है. सिस्टम थ्योरी स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम और स्टेडी पैटर्न मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करती है. आप यहाँ पर उसकी बुराई कर रहे हो कि उसको क्रिटिसाइज क्यों करा गया है, और नीचे आप कह रहे हो कि वो बढ़ावा दे रही है, स्टेबिलिटी दे रही है, बराबरी कर रही है. तो आप अपनी ही कही गई नेगेटिव बात को यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो पॉजिटिव बात से. इसीलिए ए एक फॉल्स स्टेटमेंट है और आर एक ट्रू स्टेटमेंट है. सॉरी, ए एक ट्रू स्टेटमेंट है और आर एक फॉल्स स्टेटमेंट. आई एम वेरी सॉरी फॉर द मिस्टेक. आंसर ऑप्शन नंबर सी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. हीगल ने सिविल सोसाइटी को किस रूप में देखा था? ऑफ कोर्स, अनडाउटेडली, सिविल सोसाइटी परिवार और राज्य के बीच का जुड़ाव है, कनेक्शन है, इसलिए ऑफ कोर्स उसका आंसर कम्युनिटी है. हीगल सिविल सोसाइटी को कम्युनिटी के रूप में देखते हैं. ग्राहम वलास ने इसमें से कौन सा काम नहीं लिखा है? ग्राहम वलास ने द ग्रेट सोसाइटी लिखी है, आर सोशल हेरिटेज लिखी है, आर्ट ऑफ थॉट लिखी है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन डी द सोशल थ्योरी नहीं लिखी. क्वेश्चन नंबर 4. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ऑब्वियसली एरिस्टोटल और रॉल्स में से एक होगा, लेकिन क्योंकि सबसे पहले पूछा है तो द फादर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या फिर एक तरीके से फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल. पॉलिटिकल पब्लिक शब्द किसके द्वारा कॉइन किया गया था, यानी ये शब्द किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 5. करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, हेबरमॉस. क्वेश्चन नंबर 6. भारत में गुड गवर्नेंस प्रोड्यूस करने वाला एक्ट कौन सा है? ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, 1858. ये वो एक्ट है जिसके दौरान क्राउन की पावर, सो ऑप्शन ए इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7. सेकेंड चेंबर को नीडलेस, यूजलेस और वर्ड्स बताने वाला व्यक्ति कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेरेमी बेंथम. उन्होंने सेकेंड चेंबर के बारे में ना सिर्फ बात करी है बल्कि उसके बुराइयां भी करी हैं. क्वेश्चन नंबर 8. इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? एल.डी. वाइट, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पबैट, बिल्कुल सही. विलो बॉय, अनडाउटेडली प्रिंसिपल्स के सबसे बड़े प्रोपोनेंट. ग्लैडन, इंट्रोडक्शन टू पबैट, ये बुक्स है सब, ठीक है. लेकिन जो साइमन का लिखा गया है फिलोसॉफी, वो गलत है. साइमन फिलोसॉफी के थिंकर नहीं है, इसलिए उनका इसमें से कोई भी ऐसा काम नहीं जुड़ा हुआ है. वो जितनी बात करते हैं वो साइंटिफिक एलिमेंट्स, डिसीजन मेकिंग से जुड़ी हुई करते हैं. विलेजेस को कॉपरेशन के आधार पर बनाने का ऑप्शन किसने एडवोकेट किया था? आई थिंक सब लोग ऑलरेडी जानते हैं. सोशलिज्म में
कोऑपरेटिव सोशलिज्म रॉबर्ट ओवन का फाउंडेशन है। रॉबर्ट ओवन खुद इसको प्रोड्यूस भी करते थे और खुद इसके सपोर्टर भी थे। क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजरियल स्कूल के अनुसार प्रशासन का काम होता है मेन और मटेरियल को कॉमन ऑब्जेक्टिव में लगाना। एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि ये एक डेफिनेशन है मैनेजरियल स्कूल का। मैनेजरियल स्कूल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को मैनेजमेंट तक लिमिट करता है। ऑब्वियसली ट्रू। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की फुल फॉर्म लिखी गई है और ये मैनेजरियल स्कूल की लिमिटेशन है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नहीं है। That is why the correct answer of this question is option number B. Both A and R are true, लेकिन R A का correct explanation नहीं है। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी एक स्पीच में दी गई थी और वो स्पीच किससे जुड़ी हुई है? यस ऑफ कोर्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के 11th शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं टोटल? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 29। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का आर्कटिक काउंसिल में दर्जा किस बराबर है? भारत का आर्कटिक काउंसिल में दर्जा सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मेरिट सिस्टम ऑफ सिलेक्शन भारत में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। आपको भी पता है हायर एजुकेशन, चाहे आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन है मेरिट सिस्टम का, पढ़ाई का, ये सब मैकाले के अंडर है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टिलेशन ऑफ मैक्सिमल इमेज किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है एक बहुत ही फेमस थ्योरी पोस्ट बिहेवियरलिज्म से। ये फ्रेज इंडिकेट किया जाता है ये बताने के लिए कि कैसे जिस हिसाब से दुनिया को व्यू किया जाता है या अज्यूम किया जाता है उसमें सारी नजरों को, सारे फॉल्ट्स को नीचे बिठाकर एक क्लियर पानी की तरह पोस्ट बिहेवियरलिज्म समाज की एक क्लियर इमेज पेश करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर यूएसए में दोनों हाउसेस के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी यूएसए में होती है। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ्रेंस कमेटी के पास। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें से कौन सा एक थ्योरी है जो रोल ऑफ स्टेट एज एन एक्टर पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता? रियलिज्म ये हो नहीं सकता क्योंकि रियलिज्म की ये लाइन है। नियो रियलिज्म का आपको मतलब नहीं पता ये कौन सी थ्योरी पूछ रहा था, आप कैसे बताओगे? इंटरडिपेंडेंस प्लूरलिस्ट मॉडल मतलब आपको स्टेट्स को कंसिडर करना ही पड़ेगा प्लूरल एंटिटीज में, लेकिन डिपेंडेंसी मॉडल का कोई भी आधार स्टेट एज एन एक्टर की जगह ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स में होता है जो कि इकोनॉमिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर आइडियाज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, 6 शेड्यूल भारतीय संविधान का कौन से ऐसे इलाके हैं जिनके लिए कुछ खास प्रावधान बनाता है? इसके लिए आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, ATMM। ये ऐसे 4 राज्य हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। सो वन यू हैव असम, देन यू हैव मेघालय, देन यू हैव मिजोरम एंड देन यू हैव त्रिपुरा। सो ये आपका हो गया ATMM, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या सही से मैच नहीं किया गया? अगर आप ध्यान दो इसके ऊपर तो आपको सेंटर पेरिफेरी यानी डिपेंडेंसी, AG फ्रैंक फादर, फंक्शनल मॉडल, गैब्रियल एलमंड, ऑफ कोर्स फंक्शनल स्ट्रक्चरल वाली बात है, एनवायरमेंटल रिस्क बट मार्केट सोसाइटी, डी सांतोस कर है, दास सांतोस, विच इज अ रॉन्ग ऑप्शन, तो डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हार्म प्रिंसिपल किससे जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, JS मिल, अनडाउटेडली सबको पता है। ऑक्सिलरी फंक्शन को हाउसकीपिंग फंक्शन नाम किसने दिया था? ऑक्सिलरी फंक्शंस वो हैं जो कि बहुत आप कह सकते हैं कंट्रोल्ड फॉर्मेट में लाइन से नीचे काम करते हैं, सपोर्टिंग रोल में काम करते हैं। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलो बॉय। ये कोट है, आप याद रख सकते हैं। राम मनोहर लोहिया इनमें से किस बात से जुड़े हुए नहीं है? बहिष्कृत भारत अगर आप जानते होंगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़ी हुई बात है, इस वजह से बी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाई आउट ऑफ एवरीथिंग एल्स ऑप्शन नंबर बी आपका गलत आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक ऐसे रिट का नाम बताइए जो एक कोर्ट इशू करता है ताकि अपने जो मैटर है वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी पे पास ऑन करा जा सके, और ये होती है आपकी सर्त्योरारी। सर्त्योरारी का जो रिट है उसके थ्रू आप
सवाल उठा सकते हैं, आप एक चेक कर सकते हैं कि नीचे क्या काम चल रहा है और क्या उसको ढंग से निभाया जा रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, मॉर्गनथाउ की रियलिस्ट थ्योरी को पावर मोनिज्म किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर स्टैनली हॉफमैन। ये एक PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पावर मोनिज्म उसमें डिस्कस करा गया है। अगर आप लोग PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरा एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी प्लस पे, जिसके थ्रू मैं PYQs कवर करवा रही हूँ। एक बैच कोर्स है, इसमें 10 यूनिट्स कवर होंगे। आपको अगर वो ज्वाइन करना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, सुप्रीत धमीजा, इससे आप ज्वाइन कर पाएंगे मेरा नया कोर्स। क्वेश्चन 25, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जो डिमांड उठी थी उसका बेसिकली काम था कि गरीब और अमीर राज्यों के बीच में जो गैप है उसे कम कर दिया जाए। बहुत सारी ऐसी डिमांड्स थी जिन्हें फुलफिल करा गया था रिच कंट्रीज द्वारा। गलत। बहुत कम ऐसी डिमांड्स थी जो यूएसए जैसी कंट्रीज ने स्वीकारी, बिकॉज यूएसए बिल्कुल खिलाफ था इस डायलॉग के बड़े होने से या इस ऑर्डर के कंक्लूड होने से। इसलिए ए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आर एक गलत बात है। दैट इज वाई ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, हॉथॉर्न के एक्सपेरिमेंट्स किससे जुड़े हुए हैं? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से जुड़े हैं। ये एल्टन मेयो द्वारा किए गए थे। ये हार्वर्ड स्कूल में अपने कलीग्स के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट डिसाइड करा और फिर जाकर इन्होंने इसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कंक्लूड करा था। ये इसमें से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें पढ़ने भी पड़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलता है। एक ऐसे देश का नाम बताइए जो लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से उसकी लेबोरेटरी के रूप में जाना जा सकता है। ये फ्रांस है एज द आंसर, बिकॉज इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आज की डेट में मॉडर्न टाइम्स में हुए हैं। आयरन कर्टन शब्द किसने स्टार्ट किया था? आप सबको मालूम ही होगा। आयरन शब्द का, कर्टन शब्द का जो कंट्रीब्यूशन है वो विंस्टन चर्चिल द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक ऐसा केस बताइए जिसके तहत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 लागू किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ केस। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है द कनेक्शन बिटवीन गोलकनाथ एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट कहां पर स्टार्ट हुई थी? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी केन्या में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी एक लिविंग ट्रूथ है, एक सिंबल है ह्यूमनिज्म के। यह शब्द किसके हैं? ऑफ कोर्स यह शब्द ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर के हैं, जो कि हाईली रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखते थे महात्मा गांधी के प्रति। क्वेश्चन नंबर 32, यूनिवर्सल ईगोइज्म का जो आइडिया है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? और आपको पता है इन सारे ऑथर्स में से ईगोइज्म, ह्यूमन नेचर के ऊपर कमेंट और लायन फॉक्स के एस्पेक्ट समझाने का काम सिर्फ मैकियावेली का है। इसलिए यूनिवर्सल ईगोइज्म में कंट्रीब्यूशन मैकियावेली का है, जो इस बात तक कहने को तैयार है कि इंसान एक प्रॉपर्टी या एक पैसे के पीछे शायद अपने फादर का मर्डर करके भी भूल सकता है, बट प्रॉपर्टी कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है क्या मैच सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही मैच नहीं है। ये ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है, जबकि ये इलेक्शंस टू पंचायत का ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, जस्टिस का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 34 ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथम, क्योंकि ये है क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ सिलेक्टिंग यूटिलिटेरियनिज्म या डिफाइनिंग यूटिलिटेरियनिज्म। क्वेश्चन नंबर 35, एलियट थ्योरी को ऑर्गेनाइजेशनल रूप में पढ़ने वाले ऑथर का नाम बताइए। ये है मिशेल्स, जो कोई कंट्रीब्यूटर है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के, जो कि काम करती है एक क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो हमें समझाती है कि कैसे एलिटिज्म ऐसी जगहों पे प्रमोट होता है। मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लागू करा गया है? आपको भी पता है, ये आएंगे रॉबर्ट नॉजिक। इसकी क्लास अगर आप देखना चाहें तो मैं आपके शेयर कर दूंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप देख सकते हैं नॉजिक का क्लास मैंने करवाया है एंटाइटलमेंट थ्योरी का, वहां हमने मिनिमल स्टेट का आइडिया पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें से कौन है जो ये सोचता था कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक इररिस्पॉन्सिबल और इनसेन डिसीजन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ल्ड बैंक की ऐसी कौन सी संस्था है जिसको सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? मतलब यहाँ पर मोस्टली जो लोन्स केटर किए जाते हैं वो डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं, जो कि सॉफ्ट
डेवलपमेंट का प्रोसेस है, मतलब कल्चरल एजुकेशनल बैकग्राउंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर है IDA, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें से किसने कहा है कि जिन पार्टीज के अंदर कोलिएशन पोटेंशियल या ब्लैकमेल का पोटेंशियल हो, सिर्फ उन्हें ही पार्टी सिस्टम का हिस्सा समझा जाना चाहिए है? ये और कोई नहीं, सार्तोरी हैं जिन्होंने इसका कंट्रीब्यूशन दिया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, चाइना में अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल या पावर की बात हो तो वो डिसीजन किसके पास रहेगा? आप जानते हैं चाइना में कुछ भी नहीं है यूनिकैमरलिज्म के आइडिया के तहत, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट ऑफ पावर है विद इन द नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी NPC। इसलिए ऑफ कोर्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सारे डिसीजंस NPC के पास ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट एंड हाउ ऑफ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। दिस इज अ वेरी वेरी फेमस कोट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिमॉक। व्हाट एंड हाउ जहां आपको दिखे प्रशासन से जुड़ा हुआ, आंसर सिर्फ डिमॉक ही करिएगा। पॉपुलर नेशनल कल्चर का इसमें से कौन एक्सपोनेंट है? सबको पता है, जहां नेशनल कल्चर की बात आ रही है, जहां हेजेमनी का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, वहां ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्स्की को याद किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक देश में सोशलिज्म वर्सेस परमानेंट रेवोल्यूशन किसकी कंट्रोवर्सी के सॉल्यूशन के रूप में देखा जा सकता है? आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें ट्रॉट्स्की देखकर हो सकता है परमानेंट रेवोल्यूशन में, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वर्सेस है, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिबेट है उसकी रिजल्ट को कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। और हिस्ट्री में आप जानते ही हैं, मार्क्सिज्म के लाइन पर चलने वाले दो ऐसे थिंकर्स जिन्होंने अपने पाथ्स में बहुत सारे नॉन रिजेंबलिंग फैक्टर्स देखे थे, लेनिन एंड स्टालिन इसका करेक्ट आंसर है। उनकी डिबेट को इस रूप में एनालाइज किया जा सकता है। लदरगलिक ने अपनी थ्योरी में 4P की बात करी है, आपको बताने हैं वो 4P's कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 44, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्पस, काम करने का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसका प्रोसेस, उसमें काम करने वाले व्यक्ति और उसकी जगह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, कलेक्टर का ऑफिस भारत में किसके द्वारा बनाया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। कलेक्टर का ऑफिस भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। बार्गेनिंग थ्योरी का एडवोकेट इसमें से कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थॉमस शेलिंग। इसमें से कोई नहीं हो सकता, ये नहीं ये नहीं। मॉर्टन कापलन आपको सिक्योरिटी पता ही है, सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग थ्योरी में नाम आ सकता है अगर किसी का, तो वो थॉमस शेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 47, आपको एक पेयर है जो गलत है वो बताना है। शरद जोशी फार्मर मूवमेंट, पार्था चैटर्जी वर्कर मूवमेंट, वेरी डाउटफुल, निर्मला देश पांडे गांधीयन मूवमेंट एंड सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट। ये गलत नहीं हो सकता। अगर आप बाकी ऑप्शन से अवेयर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जानते हैं पार्था चैटर्जी का कंट्रीब्यूशन, तो आपको पता है वो वर्कर मूवमेंट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत मैच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अगर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थिंकर ढूंढने हो तो आप किसे मार्क करेंगे? आपको भी पता है एवी डाइसी है, लियो स्ट्राउस है, ये है आंसर्स, बट स्टिल अगर आप इसे जज करना चाहें, एलमंड हो नहीं सकता, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। ईस्टर्न हो नहीं सकता, सिस्टम्स अप्रोच है। डुवर्गर सातोरी का किसी अप्रोच में कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि वो पार्टी सिस्टम के प्रोपोनेंट्स है। लियो स्ट्राउस और डाइसी आपके पास एलिमिनेशन से भी एंड अदरवाइज भी इकलौता आंसर बचेगा। यूनाइटेड नेशंस का वो आर्टिकल चुने जिसके तहत एनजीओ शब्द का इस्तेमाल किया जाता हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 71। ये मैंने पहले आपको करवाया है क्वेश्चन। पॉलिटिकल सिस्टम एक लेजिटिमेट पैटर्न है इंटरैक्शन का, जब आपको ये दिखे तो आप किसका नाम मार्क करेंगे? ऑफ कोर्स यहाँ पर एलिमेंट आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ज्यादा डीप डिस्कशन है, स्ट्रक्चर की भी बात है और फंक्शन की भी बात है। 51, इंटरेस्ट एग्रीगेशन किसका काम है? इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना ऑफ कोर्स काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि आर्टिकुलेट करने का काम होता है इंटरेस्ट ग्रुप का। पहले आर्टिकुलेशन होता है और उसे एग्रीगेट करके कम्युनिकेट किया जाता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का, जो कि देखा जाए तो ऑफिशियली पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस था जो एनवायरनमेंट पे किया गया था। वो कौन से साल में हुआ था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1972।
क्वेश्चन नंबर 53, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मॉरिस डुवर्गर द्वारा कही गई इसमें से कौन सी बात ऐसी है जो सही है? पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मॉरिस डुवर्गर ने एक ही इंपॉर्टेंट बात बोली है और वो है ऑप्शन नंबर बी, कैडर बेस्ड पार्टी। क्वेश्चन नंबर 54, पॉलिटिकल कोलिशंस में साइज प्रिंसिपल पे तवज्जो देने वाला ऑथर कौन सा है? एलमेंट हो नहीं सकता, पाई हो नहीं सकता, आपको आंसर इन दोनों में से निकालना था। अगर आपने नहीं सुना हुआ तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर है विलियम राय का ऑप्शन नंबर डी। एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिसने कलेक्टिव सिक्योरिटी को वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन का नाम दिया, एंड ऑफ कोर्स अनडाउटेडली दैट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, हैंस जे मॉर्गनथाउ। रियलिस्ट, क्लासिकल। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी, मिनोबुक कॉन्फ्रेंस 1968। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी भारत में किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। भारतीय पार्लियामेंट के अनुसार सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी है? द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, प्री इंडिपेंडेंस है, and one of the most oldest committees we have. अटलांटिक चार्टर 1941 में कितने पॉइंट्स मेंशन करे गए थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 पॉइंट्स है जो अटलांटिक चार्टर में लिखे गए। एसेशन प्लान यूनाइटेड नेशंस का किस बात से डील करता है? करेक्ट आंसर कलेक्टिव सिक्योरिटी। एसेशन प्लान यूएनओ में कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सबके साथ मिलकर बचाव की बात करता है। थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस किसका कंट्रीब्यूशन है? अनडाउटेडली एंटागोनिज्म एंड नॉन एंटागोनिज्म के फॉर्म में माओ ने 2 प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शंस प्रोड्यूस करे हैं। लेवियाथन में थॉमस हॉब्स आर्ग्यू करता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत सॉवरेन अथॉरिटी बनाई जाती है जिसको हर आदमी को सरेंडर करना पड़ता है। बिल्कुल सही। मैन ने फाउंड आउट किया कि वो कलेक्टिवली अपनी लाइफ वैसी नहीं रेगुलेट कर पाएंगे जैसी वो स्टेट ऑफ नेचर में कर रहे थे। अगर वो रेगुलेट कर पा रहे थे स्टेट ऑफ नेचर में, तो फिर वो लेवियाथन के थ्रू अपनी सॉवरेन अथॉरिटी ढूंढने क्यों गए? वो खुद जब स्टेट ऑफ नेचर में संतुष्ट थे तो वो सरकार को ढूंढने क्यों गए? ये एक लाइन फॉल्स एलिमेंट की तरफ पॉइंट आउट करिए जो कह रही है कि लोग स्टेट ऑफ नेचर में खुश थे, जबकि आप जानते हैं हॉब्स की स्टेट वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए इज ट्रू, R is false, of course, option number C. Next question 63. Federal Capital Territory कहाँ का स्पेशल यूनिट है? यूएसए का नहीं है, रशिया फेडरेशन नहीं है, कनाडा का नहीं है, ऑफ कोर्स आंसर बचता है विद एलिमिनेशन नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिक्स का पहला मीटिंग कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रशिया। ब्रिक्स का पहला मीटिंग रशिया में हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके कहने पर बनाया गया है? अगर आप जानते होंगे तो पॉल एप्लेबी का कंट्रीब्यूशन इंडिया की कमिटीज में वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीब्यूशन है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस किस दौरान आया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज 1। जॉर्ज 1 के रूल के तहत प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इंट्रोड्यूस किया गया। यूएसए में सिविल सर्वेंट्स के ऊपर हैवी रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाला इसमें से कौन सा एक्ट है? करेक्ट आंसर हैच एक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में सबसे पहले किसके द्वारा एस्टैब्लिश करी गई थी? आप सबको पता ही है, ये हुआ था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स GOI 1919 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। आर्टिकल 51A के तहत कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना हमारी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, पब्लिक प्रॉपर्टी बचाना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, लेकिन सोशियो कल्चरल माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन कोई ड्यूटी में नहीं आता। ये फंडामेंटल राइट्स में 2 आर्टिकल्स में डिस्कस्ड है, 29 एंड 30। उसके अलावा इसका मेंशन नहीं है। एक ऐसी कमीशन बताइए जिसने स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया की बात करी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और इसकी जिम्मेदारी दी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने,
जो आई थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए। रूसो ने कौन सी इनइक्वालिटी को कन्वेंशनल कहा है, यानी कौन सी ऐसी इनइक्वालिटी है जो रूसो को नई नहीं लगती, बल्कि वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती आई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक इनइक्वालिटी, जो कि पैदा होती है लोगों के रीजन और लोगों के सोच और डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी से। कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक, मोनार्कल और डेस्पोटिक है, ये बात डिस्क्राइब करने वाला थिंकर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोंटेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 73, आपको बताना है इसमें से कौन सा एक इनकरेक्टली मैच्ड स्टेटमेंट है। मेरिट ब्यूरोक्रेसी प्रूशियन, पैट्रोनेज अमेरिकन, गार्जियन चाइनीज और कास्ट ब्रिटिश। गार्जियन डेमोक्रेसी एक बहुत ब्रॉड एलिमेंट है जो प्रोटेक्शन और जो एक तरीके का वेलफेयरिज्म की तरफ काम करता है, जो कि चाइना से बिल्कुल मैच नहीं करता। दैट इज वाई 16th सेंचुरी चाइनीज सिविल सर्विस गार्जियन सेरेमनी गार्जियन ब्यूरोक्रेसी का रोल प्ले नहीं करेगी। एक ऐसी रिपोर्ट बताएं जो स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट के बीच के रिश्ते की बात करती हो। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर है हाल्डेन कमेटी रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस में देखी जाती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के रिश्ते के अनुसार सरकारों का बंटवारा कैसे किया जा सकता है? ऑफ कोर्स सरकारों का बंटवारा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में किया जाएगा ना, जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की बात आएगी। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस प्रेसिडेंशियल। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडल्ट सफरेज के लिए कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 326। क्लाइमेट चेंज पे यूएन का जो कॉन्फ्रेंस है उसने क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि बढ़ाने का समय कब तक तय किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2020 तक तय किया था, जो कि अब एक्सपायर हो चुका है। अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का टेन्योर कितने साल का रहता है? अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का टेन्योर रहता है केवल 2 साल का। किसने राज्य को पार्टनरशिप इन ऑल साइंस, आर्ट, वर्च्यू और परफेक्शन का नाम दिया है? इसका आंसर है एडमंड बुर्क। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा पॉलिटिकल थिंकर बताएं जिसने लिबर्टी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल को जस्टिस समझाने के लिए अप्लाई किया हो। जैसे ही डिफरेंस प्रिंसिपल आएगा दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आ सकता है, दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 81, एनापोलिस कॉन्फ्रेंस किस लिए करा गया था? एनापोलिस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे इजराइल और पैलेस्टीन के इशू को सॉल्व करने की जिम्मेदारी थी। कौन सी ऐसी कमेटी है जिसने सरकार को स्टेट गवर्नमेंट में ऑल इंडिया सर्विस फॉर एजुकेशन बनाने के फैसले पे इंस्पिरेशन दिया या परसुएट करा, समझाया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिसने इन्फ्लुएंस को वैल्यू, पोजीशन एंड पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन और ग्रुप का नाम दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेरोल्ड लास्टविक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने शब्द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया है? ये रूल ऑफ लॉ के आइडियाज से आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों ही हमने यूएसए से लिए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक ऐसा राज्य बताइए जिसका सेकंड चेंबर सबसे ज्यादा कमजोर है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेचर हैज मेड मैन सो इक्वल इन द फैकल्टीज ऑफ बॉडी एंड माइंड। इस बात का जिक्र किसने किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि इक्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है हॉब्स द्वारा। इकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेरी फेमस रिग्स का इकोलॉजिकल अप्रोच। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी से रिसेंटली अपना विड्रॉवल लेने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन डी है, फिलीपाइंस, ना कि ऑप्शन नंबर ए, यूएस। नायरोबी पैकेज टर्म किस बात से जुड़ा हुआ है? द टर्म नायरोबी पैकेज इज कनेक्टेड टू द आइडियाज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच के रिश्ते को हाईलाइट करता है। पॉलिटिकल सिस्टम एक कंसिस्टेंट परसिस्टेंट पैटर्न है ह्यूमन रिलेशनशिप्स का। ये बात समझाने के लिए और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट डाल रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 91, यूनियन पावर्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में किसके द्वारा चेयर करी गई थी? करेक्ट आंसर ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू, नो डाउट, सबको मालूम है। एक्स एंड वाई थ्योरी मैनेजमेंट में किसने प्रमोट करी है? सबको पता है, ये लीडरशिप एंड मोटिवेशन की थ्योरी से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर मैकग्रेगोर है। मैकग्रेगोर ने एक्स वाई दी है एंड ऑब्वियसली उर्विक ने जेड थ्योरी दी है। क्वेश्चन नंबर 93, वेबर की ब्यूरोक्रेसी का इसमें से कौन हिस्सा नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन रिटन डॉक्यूमेंट्स पे हो, यस। ऑफिशियल्स ऑफिशियल रिसोर्सेज के लिए जिम्मेदार हो, बिजनेस कंटिन्यूस बेसिस पे हो, लेकिन ऑफिसेज आर इनहेरिटेड, विच इज रॉन्ग, ऑफिसेज इनहेरिटेड नहीं है। कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने यूडीएचआर को 1948 में सपोर्ट किया था वोट करके? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 48। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेजिस्लेटिव पावर्स को 7th शेड्यूल में डिफाइन करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 246। क्वेश्चन नंबर 96, जॉन रॉल्स द्वारा कौन सा काम इसमें से लिखित नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। सॉरी, कौन सा काम इसमें से लिखित है? वेरी सॉरी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से कौन से आर्टिकल के तहत कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएगा? इसमें से एक ही हो सकता है, वो है 75, क्योंकि 74 एंड 75 इसी टॉपिक से जुड़े हुए हैं। भारत ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आइडिया है वो किस संविधान से बोरो किया है? डीपीएसपी हमने उधार लिए हैं आयरलैंड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैच करना है चेस्टर, ड्रकर, फ्योल और साइमन को। लेट्स फर्स्ट ट्राई मैचिंग एनी ऑफ दीज। लेट्स ट्राई विद साइमन। तो अगर आप साइमन के साथ जोड़ोगे, यू आर गोइंग टू गेट योर करेक्ट आंसर। एंड देन व्हेन यू ट्राई टू मैच चेस्टर, तो आपको मिल जाएगा अपना बहुत बहुत इजी आंसर, लाइक 1, जिसमें आपका हमेशा आंसर सही जाएगा। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव सब मैच। इस क्वेश्चन का होगा आंसर एज ऑप्शन नंबर बी। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर मॉक टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जिसे 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है? एंड ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, which is the taxes on agricultural income, क्योंकि insurance, legal medical professions and electricity, all of these are covered either in the union list or in the concurrent list। इसलिए स्टेट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ आज का रीसेंट ड्रॉप, आजकल का मुद्दा है एग्रीकल्चरल इश्यूज, उसके जो टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्टली स्टेट लिस्ट में पेश किए जाते हैं। एंड विद दिस वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर मॉक टेस्ट। याद रखिएगा, मेरा अगला मॉक टेस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे लाइव जाएगा on next Monday. So next Monday most probably, that is 12th of April, you are going to receive your next mock test. इससे पहले कि आप लोगों को उसका सोल्यूशन मिले, प्लीज़ अपने पुराने टेस्ट सॉल्व करते रहिएगा। एंड मेरे पुराने प्लेलिस्ट क्रिएटेड हैं हर चीज़ की, उनका लिंक भी नीचे अटैच्ड है, वो सब यूज़ करते रहिएगा। मेरे चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग माई रेफरल कोड सुप्रीत हमीजा। इससे आपको मेरे सारे कोर्सेज पे ऑफ मिलता है। नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय। दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।